Good morning students. So today we are going to continuing our habitat and adaptations. ओके तो देखिए हमने कैमल और फिश के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था हमने कि कैमल का जो एक बॉडी फीचर है कि उसकी लंबी लंबी टांगें होती है जिसकी वजह से जो डिजर्ट में एक हॉटनेस होती है वो उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है और वो काफ़ी कम अपनी बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट करते हैं ओके और उनको स्वेटिंग में नहीं होती है तो वो कम से कम मतलब कई दिनों तक वो बिना पानी के भी रह सकते हैं। अब फिश का हमने क्या देखा, फिश में भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि वो जो उसको चाहिए जैसे ऑक्सीजन चाहिए, खाने पीने की चीज़ें चाहिए तो उन्हें पानी के अंदर मिल जाती है और उनके कुछ बॉडी फीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से फिशेस जो है वो वाटर के अंदर एग्जिस्ट कर पाती हैं और सरवाइव कर पाती हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि वी सी डैट द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प, जिसके फिश के कुछ फीचर्स जो उन्हें हेल्प करते हैं पानी में सरवाइव करने में। Okay, so we are at page number 81. We have taken only 2 example from a very wide variety of animal and plants. हमने कुछ थोड़े ही examples लिए हैं कि वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ है एनिमल और प्लांट्स की दैट लिव ऑन द अर्थ। अर्थ में कई प्रकार के वेराइटीज़ है एनिमल एंड प्लांट्स की। इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर। हर एनिमल या हर प्लांट्स में कुछ उनके एक स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो उस एडेप्टेशन में अपने आप को क्या इन्वॉल्व कर पाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, them live in the surrounding in which they are normally found. The presence of specific feature or certain habitats which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. अब देखिए adaptation क्या है, जिस एनवायरमेंट में जिस एनिमल को या प्लांट को रहने की आदत होती है या रहने की आदत वो डाल लेते हैं, जो एटमॉस्फेयर उन्हें सूट करता है या अगर सूट नहीं कर रहा है तो उनका कोई बॉडी फीचर ऐसा है जिसकी वजह से वो उस एनवायरमेंट में घुल मिल पा रहे हैं तो वो उनका एडेप्टेशन हो जाता है ना। जैसे किसी प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए तो अगर उस एरिया में ज़्यादा पानी उनको मिल पा रहा है तो वो उनका एडेप्टेशन हो गया। मतलब जिस एरिया में प्लांट्स को जो चाहिए, प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, अगर वो सारी चीज़ें मिल पा रही तो प्लांट्स ऑटोमेटिक वहां पे ग्रो अप करेगा, है ना। जैसे आप खुद ही अपनी ले लीजिए, अगर आपको जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको अगर किराने की शॉप नहीं मिलेगी, वेजिटेबल्स की शॉप नहीं मिलेगी, जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही तो आप वहाँ से चेंज कर दोगे। मतलब वो आपको एरिया जो है वो आपको सूट नहीं कर रहा है, वहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो आप ऑटोमेटिक आप वहाँ से वो जगह चेंज कर दोगे तो वो आपका एडेप्टेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि वहाँ पे आपको वो एटमॉस्फेयर सूट नहीं कर पा रहा है। उसी तरह से प्लांट्स और एनिमल में होता है। द प्रेजेंस दे आर नॉर्मली फाउंड naturally in a place is called adaptation. Adaptation of organism differ depending on their place of dwelling. तो देखिए habitat क्या होता है कि habitat means होता है वो जगह जहाँ पे हम रहते हैं, वो habitat means होता है। तो हैबिटेट मीन्स आपको क्या समझ में आया कि हैबिटेट मीन्स होता है वो जगह जहां हम रहते हैं। ओके, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, वो जगह जहां ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस जगह को हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। द हैबिटेट प्रोवाइड्स, वो जगह जहां पे उन जानवरों को वो सारी चीज़ें फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, ये सारी उनकी ज़रूरत की चीज़ें ऑर्गेनिजम्स को मिल पा रही हैं तो इस तरीके से वो उनके लिए हैबिटेट बन जाता है। जैसे लॉयन जंगल में रहता है तो जंगल में जब लॉयन रह रहा है तो लॉयन की सारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो रही, उसे खाना मिल पा रहा है, पानी पीने के लिए नदी तालाब आसपास वहाँ पे है, उसे वहाँ का एटमॉस्फेयर सूट कर रहा है तो वो उसका हैबिटेट हो गया, वो उसका घर। और एटमॉस्फेयर सूट कर रहा है तो वो उसका एडेप्टेशन हो गया। जिस दिन से उसे वहाँ खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो वो वहाँ से अपना हैबिटेट जो है वो चेंज कर देगा, उसे वो एडेप्टेशन सूट नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन द सेम है। बहुत से ऐसे जानवर हैं जैसे क्या जंगल में केवल लॉयन बस रहता है? बिल्कुल नहीं, जंगल में लॉयन रहते हैं, चीते रहते हैं, भालू रहते हैं। तो एक ही जगह पे कई सारे एनिमल्स रहते हैं, कई सारे प्लांट्स एक ही जगह पे सर्वाइव करते हैं अगर उन्हें वो एडेप्टेशन सूट कर रही है तो। द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, वो प्लांट या वो एनिमल जो जमीन पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। वो प्लांट्स या वो एनिमल जो जमीन पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहा जाता है, मतलब जमीनी हिस्से में रहने वाले जानवर कहा जाता है। वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, मतलब उनके ज़मीन में घर बने हुए हैं, है ना, या बनाए हुए उन्होंने। सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल्स में जैसे फॉरेस्ट हो गया,
है ना, जंगल, ग्रासलैंड मतलब जहाँ घासों के मैदान हैं, रेगिस्तान, कोस्टल मतलब समुद्री एरिया, माउंटेन रीजन मतलब पहाड़ी जो इलाके हैं, ये सब होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इन्हीं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अलग अलग प्रकार के जानवर, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ बात करें, द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर, अब हम उन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उन प्लांट्स और एनिमल की बात करते हैं जो पानी में रहते हैं, तो उन्हें एक्वेटिक हैबिटेट कहा जाता है। जो जानवर जो प्लांट्स पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उन्हें एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं, मतलब उनके घर पानी के अंदर है, इसलिए वो एक्वेटिक हैबिटेट कहलाए जा रहे हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियन है, स्वैम्प्स हैं, पॉन्ड्स हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो झीलों में उगते हैं, तालाबों में उगते हैं, नदियों में उगते हैं। स्वैम्प मीन्स होता है दलदल में उगने वाले भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं या जानवर होते हैं जो वहीं रहना पसंद करते हैं, तो वो उनका एक्वेटिक हैबिटेट है। ओके, दीज आर द लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो देखिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या क्या हो गए, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन, जो कि अलग अलग, जैसे कि इंडिया का जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वो अलग है, अमेरिका का टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आप देखेंगे तो अलग है। इसी वजह से यहाँ के जानवर वहाँ के जानवरों से थोड़ा अलग होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट। ओके, द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन हैबिटेट, वो ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल लिविंग इन हैबिटेट, जिस हैबिटेट में वो रहते हैं उन्हें बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। मतलब आप समझिए सीधा सीधा लिविंग थिंग्स को बायोटिक कंपोनेंट भी कहा जाता है। लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, इसीलिए उन्हें बायोटिक कंपोनेंट भी कहा गया है। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, अब वो चीज़ें देखिए, द नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कि रॉक्स, सॉयल, एयर एंड वाटर, ये हैबिटेट क्या है, नॉन लिविंग है, इसलिए इनको अबायोटिक कंपोनेंट कहा गया है। बायोटिक कंपोनेंट्स किसे कहा गया, प्लांट्स और एनिमल को, क्योंकि ये दोनों लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स भी ग्रो अप करते हैं और एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, इसलिए ये बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। वहीं पे अगर हम रॉक्स की बात करें, सॉइल की बात करें, एयर की, सनलाइट की, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए इनको अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर डाल दिया गया है। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, हम जानते हैं कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो बीजों से उगते हैं, और सारे ही प्लांट्स बीजों से उगते हैं। लेट अस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर्स। देखिए लिविंग थिंग्स के लिए मतलब लिविंग थिंग्स, ऐसा नहीं कि लिविंग थिंग्स विदाउट नॉन लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर सकती, बिल्कुल नहीं। लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स भी चाहिए, हमें भी, जैसे हम लिविंग थिंग्स है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लिविंग थिंग्स है, क्या हमें नॉन लिविंग थिंग्स नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हम तभी ग्रो अप कर पाएंगे जब हमें सनलाइट मिलेगी, हमें वाटर मिलेगा, है ना, हमें एयर मिलेगी, हमें सॉयल मिलेगी, तभी हम आगे सर्वाइव कर सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स, बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए अबायोटिक कंपोनेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वी कांट live without non-living things. Okay, we can survive just only existence of non-living things. Okay, तो देखिए एक्टिविटी 2 में रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर फर्स्ट में आपने एक्टिविटी 5 में देखा था, वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना सीड, हमने मूंग और चने के बीजों से स्प्राउट्स निकाले थे, उनको पानी में भिगो के रखा था, कॉटन आपको मैंने पढ़ाया था, तो उस तरीके का, तभी वो जर्मिनेटेड हो। आप अगर किसी बीज को थोड़ा सा भिगो दोगे पानी में, उसके बाद उसे अगर एक कॉटन के अंदर ऐसे थोड़ा ढक के रखोगे, तो आप देखोगे 1-2 दिन में, 24 से 48 घंटे में आपको देखेंगे कि उसमें स्प्राउटेड हो गया, वो बीज से स्प्राउट व्हाइट कलर के मतलब निकल आता है, अंकुरित हो जाते हैं वो, है ना, फिर उनसे एक नया प्लांट आ जाता है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग्स, कुछ मूंग के बीजों को इकट्ठा कीजिए, सूखे मूंग के बीजों को, उनको 20-30 बीजों को आपको अलग रखना है, एंड सोक द 20-30 बीजों को आपको ऐसे सूखे ही रख देना है, और कुछ बीजों को आपको पानी में डाल के रख देना है। अब इनको 5 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज, कुछ मूंग के बीजों को आपको 3-4 दिनों तक पानी में रखना है, ठीक है। कुछ को आपको सूखे ही रख देना है, कुछ को आपको क्या करना है कि ऐसे कमरे में रखना है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश आता रहे, कुछ बीजों को आपको कबर्ड अलमारी के अंदर रखना है, ओके, और कुछ बीजों को आपको फ्रिज के अंदर रख देना है। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा बीज में कौन कौन से चेंजेस आए, ये आपको खुद नोटिस करना है, ये एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर किसी में थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे, वो आपको खुद नोट करने हैं, ठीक है। तो डू यू रियलाइज अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अबायोटिक कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि हवा मीन्स एयर, वाटर, लाइट एंड हीट, ये सभी अबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट
हैं, ओके। इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो प्लेज एन वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ओके। इन फैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि अबायोटिक कंपोनेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स होता है नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो बहुत ठंडे एरिया में भी सर्वाइव कर जाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत गर्म जैसे प्रदेशों में भी सर्वाइव करते हैं, और जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वो मर जाते हैं, या जो जिनके अंदर कुछ बॉडी फीचर्स, उनकी कुछ क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं वो मर जाते हैं ना, क्योंकि ये जो अबायोटिक फैक्टर्स है इनमें कुछ ना कुछ इनके एडेप्टेशन में चेंजेस होते रहते हैं। रॉक्स में चेंज आते रहते हैं, मिट्टी में चेंज होते हैं, कुछ सालों में इनमें बदलाव आते हैं। जंगलों में, जंगलों को काट दिया जाता है, वहाँ पहाड़ बना दिए जाते हैं, है ना, पहाड़ों को काट के नदियाँ निकाल दी जाती है। तो इस तरीके के अबायोटिक चेंजेस मतलब कि इनमें एडेप्टेशंस में चेंज होते रहते हैं। कुछ जानवर या कुछ प्लांट्स जो इस चेंजेस को अपने अंदर मतलब उसमें वो एग्जिस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, मगर जो नहीं कर पाते हैं वो मर जाते हैं। तो हर किसी की जो बॉडी एबिलिटी होती है, फीचर्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। किसी किसी को एडेप्टेशन में अपने आप को सर्वाइव करने की आदत डाल लेनी पड़ती है और वो डाल लेते हैं और वो उस माहौल में ढल जाते हैं, मगर जो प्लांट्स, एनिमल्स उस एडेप्टेशन में नहीं ढल पाते हैं तो वो वहाँ से उनकी लाइफ क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो इस तरीके से हर कोई हर एडेप्टेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ऑर्गेनिज्म एडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स। हर ऑर्गेनिज्म के अबायोटिक फैक्टर्स को एक्सेप्ट करना अलग होता है। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग एडेप्टेशंस होते हैं। कुछ उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक पेज नंबर 83 के स्टार्टिंग था। अब हम कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट। अब हम अलग अलग जर्नीज पढ़ेंगे हैबिटेट्स के थ्रू। तो इसमें आप मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो लगेंगे इस चैप्टर को फिनिश करने में। साथ में आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग को कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।